नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम शायद ही कोई हो जिसने न सुना हो। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ बिल्कुल, 1937 में नेपोलियन हिल की लिखी है किताब। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये बेस्ट सेलर है। सही बात है। ज्यादातर लोग इसे पॉजिटिव थिंकिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज हम इसकी सिर्फ ऊपरी सतह को नहीं खुरचेंगे, बल्कि उस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे जो हिल ने असल में बताया था। और ये सिस्टम कोई रातों रात बनाया गया फॉर्मूला नहीं था। इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बताइए ना। नेपोलियन हिल एक पत्रकार थे और उन्हें उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी ने एक चैलेंज दिया था। अच्छा। चैलेंज ये था कि 25 साल तक 500 से ज्यादा सबसे सफल लोगों का इंटरव्यू लेना है। 25 साल? हाँ, 25 साल। लोग जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और उनकी सफलता के पीछे जो कॉमन सिद्धांत हैं उन्हें एक फिलॉसफी में बदलना था। ये किताब उसी 25 साल की गहरी रिसर्च का नतीजा है। वाह, तो ये सब पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। आज हम इस ब्लूप्रिंट को 3 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। पहला, अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कैसे करें, जिसे हम कह सकते हैं मेंटल ब्लूप्रिंट। ठीक है। दूसरा, उस सोच को एक्शन में कैसे बदलें, यानी कि एक्शन प्लान। यस। और तीसरा, दूसरों की मदद से अपने एक्शन को 10 गुना कैसे बढ़ाएं, या फोर्स मल्टीप्लायर। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मेंटल ब्लूप्रिंट। किताब का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है विचार ही वस्तु हैं, थॉट्स और थिंग्स। बिल्कुल। और हिल अपनी बात एक जबरदस्त कहानी से शुरू करते हैं, एडविन सी बार्न्स की कहानी। हाँ, ये कहानी तो कमाल की है। बार्न्स एक साधारण सा लड़का था जिसके मन में बस एक धुन सवार थी। उसे थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना था, उसे उनका बिजनेस पार्टनर बनना था। एग्जैक्टली। और उसके पास न तो पैसे थे न एडिसन से कोई जान पहचान। वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन की लैब तक पहुंचा था। और जब वो एडिसन से मिला तो उसकी हालत फटे हुए कपड़े, बिल्कुल एक आवारा जैसा दिख रहा था। पर एडिसन ने बाद में बताया कि उस लड़के की आंखों में एक ऐसी जिद थी, एक ऐसा जुनून था जिसे देखकर ही पता चल गया था कि ये जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। और इसी जिद की वजह से एडिसन ने उसे एक छोटा मोटा काम दे दिया। हाँ, और मजे की बात यह है कि उसे पार्टनरशिप तुरंत नहीं मिली। वो कई महीनों तक, शायद सालों तक, बहुत मामूली तनख्वाह पर काम करता रहा। लेकिन उसने अपनी धुन नहीं छोड़ी। बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो लगातार अपनी इच्छा को और मजबूत करता गया। और यही इस किताब का पहला सिद्धांत है, इच्छा, डिजायर। कोई मामूली इच्छा नहीं। नहीं, एक ज्वलंत इच्छा, अ बर्निंग डिजायर है। हिलने से प्रैक्टिकल बनाने के लिए कोई तरीका, कोई स्टेप्स बताए हैं? हाँ, और यही तो इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। हिल ने इसके लिए 6 स्टेप्स का एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला दिया है। 6 स्टेप्स, ओके। पहला, आपको तय करना है कि आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए। एक निश्चित अमाउंट, जैसे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। वेग नहीं। अच्छा, बहुत सारा पैसा नहीं चलेगा। नहीं। दूसरा, ये तय करें कि इस पैसे के बदले में आप क्या देंगे। कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, अपना समय, क्योंकि बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तीसरा, एक तारीख तय करें, एक डेडलाइन कि कब तक आपको ये पैसा चाहिए। ठीक है। चौथा, एक प्लान बनाएं कि आप इसे कैसे हासिल करेंगे और तुरंत शुरू करें, चाहे आप तैयार हो या नहीं, बस शुरू कर दें। परफेक्शन का इंतजार न करें। बिल्कुल। पांचवा, इन चारों बातों को, अमाउंट, आप क्या देंगे, तारीख और आपका प्लान, इसे एक स्टेटमेंट में साफ साफ लिखें। और छठा स्टेप क्या है? और छठा, और शायद सबसे जरूरी, इस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, जोर से पढ़ें। यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है। पहले 5 स्टेप्स तो समझ में आते हैं, वो गोल सेटिंग जैसे हैं। लेकिन ये जो छठा कदम है, खुद को उस पैसे के कब्जे में देखें, महसूस करें, ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? क्या ये सिर्फ सोचने या कल्पना करने जैसा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर इस मेंटल ब्लूप्रिंट के बाकी 2 हिस्से आते हैं, विश्वास और ऑटो सजेशन। हाँ, फेथ और ऑटो सजेशन। हिल कहते हैं कि सिर्फ शब्दों को तोते की तरह रटने से कुछ नहीं होगा। जब आप उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो आपको उसमें भावनाएं मिलानी होंगी। आपको सच में ये यकीन करना होगा कि वो पैसा पहले से ही आपका है। इसी को वो विश्वास यानी फेथ कहते हैं। तो असल में इच्छा वो लक्ष्य है, विश्वास उस तक पहुंचने का पक्का यकीन है, और ऑटो सजेशन
उस यकीन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब अवचेतन मन में डालने का टूल है। ये तीनों मिलकर एक तरह का मेंटल सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। ऑटो सजेशन का मतलब ही है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव कमांड्स देकर ट्रेन करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप उसमें जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप लगातार अपने लक्ष्य और उस पर विश्वास के बीज बोते रहेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उन मौकों और आइडियाज को ढूंढना शुरू कर देगा जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये अपने दिमाग को एक खास दिशा में फोकस करने का एक साइंटिफिक तरीका है। बिल्कुल। वाह, तो ये था मेंटल ब्लूप्रिंट। एक बार जब दिमाग सफलता के लिए तैयार हो गया तो अगला कदम क्या है? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। तो यहीं पर हमारा दूसरा हिस्सा आता है, एक्शन प्लान। बिल्कुल। और एक्शन प्लान की शुरुआत होती है विशेष ज्ञान से, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अच्छा। हिल यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। हम सबने सुना है ज्ञान ही शक्ति है, यानी नॉलेज इज पावर। हाँ, सुना है। हिल कहते हैं ये अधूरा सच है। ज्ञान सिर्फ संभावित शक्ति है, पोटेंशियल पावर। असली शक्ति तब बनती है जब उस ज्ञान को एक निश्चित योजना में, एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए वो हेनरी फोर्ड वाला उदाहरण तो कमाल का है। हाँ, बताइए ना। एक बार एक अखबार ने उन्हें अज्ञानी या इग्नोरेंट कह दिया, तो फोर्ड ने उन पर मानहानि का केस कर दिया। कोर्ट में वकीलों ने उन्हें गलत साबित करने के लिए जनरल नॉलेज के कई ऊटपटांग सवाल पूछे। कुछ देर बाद फोर्ड तंग आ गए। और उन्होंने जो जवाब दिया वो शानदार था। उन्होंने कहा, मेरी डेस्क पर बटनों की एक लाइन है। मैं सही बटन दबाकर अपने एक्सपर्ट्स को बुला सकता हूँ जो आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। वाह। तो अब आप ही बताइए, मटना दवाग ऐसी फालतू बातों से क्यों भरूं, जबकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे कोई भी जानकारी दे सकते हैं जिसकी मुझे जरूरत है। पूरा कोर्ट शांत हो गया। बिल्कुल। तो एक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं जिसे सब कुछ पता हो, बल्कि वो है जिसे ये पता हो कि जरूरत पड़ने पर जानकारी कहाँ से हासिल करनी है। ये तो आज के गूगल के जमाने में और भी ज्यादा सच है। सही बात है। तो ठीक है, आपके पास एक लक्ष्य है और आपको उसे पाने के लिए जरूरी ज्ञान भी मिल गया, लेकिन उस ज्ञान को एक योजना में, एक प्लान में कैसे बदलेंगे? यहीं पर कल्पना यानी इमेजिनेशन का रोल आता है, जिसे हिल मन की कार्यशाला या वर्कशॉप ऑफ द माइंड कहते हैं। अच्छा। वो दो तरह की कल्पना की बात करते हैं। एक है सिंथेटिक कल्पना, जिसमें हम पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। ज्यादातर इनोवेशन इसी से होते हैं। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। यहां से बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज आते हैं। ये तब काम करती है जब आपका दिमाग किसी मजबूत इच्छा से वाइब्रेट कर रहा हो। और कल्पना से ही बनती है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, आपने अपनी इच्छा को एक ठोस रूप दे दिया है। अब आपको उसे हकीकत में बदलने के लिए एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है ना? हाँ, और ये शायद इस किताब की सबसे जरूरी बातों में से एक है। आपकी पहली योजना लगभग हमेशा असफल होगी। ये सुनना थोड़ा डीमोटिवेटिंग है, लेकिन यही सच है। ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। लेकिन सफल लोग क्या करते हैं? अगर एक प्लान फेल होता है तो वो उसकी जगह दूसरा प्लान बनाते हैं। और अगर वो भी फेल होता है तो तीसरा बनाते हैं। वे तब तक नए प्लान बनाते रहते हैं जब तक कि कोई एक काम न कर जाए। तो मेंटल ब्लूप्रिंट तैयार है, एक्शन प्लान भी बन गया। लेकिन जैसा आपने कहा, प्लान फेल होंगे, मुश्किलें आएंगी। इस सफर पर टिके रहने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो कहां से आएगा? और ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर लाता है, फोर्स मल्टीप्लायर। इस फ्यूल के दो सबसे जरूरी हिस्से हैं। पहला है दृढ़ता, परसिस्टेंस। ये इच्छा शक्ति और आदत का एक कॉम्बिनेशन है। हिल ने 25,000 से ज्यादा असफल लोगों का विश्लेषण किया और पाया कि असफलता का सबसे बड़ा कारण था निर्णय की कमी और आसानी से हार मान लेना। बिल्कुल। इसके लिए वो सोने से 3 फीट दूर वाली कहानी तो एकदम सटीक है, 3 feet from gold। हाँ, वो तो क्लासिक कहानी है। एक आदमी सोने की खदान में खुदाई कर रहा था। उसे शुरुआत में कुछ सोना मिला भी, लेकिन फिर सोने की नस गायब हो गई। उसने थोड़ी और खुदाई की, कुछ नहीं मिला, तो उसने हार मान ली और अपनी मशीनें एक कबाड़ी वाले को कौड़ियों के दाम बेच दी। वो कबाड़ी वाला होशियार था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया और इंजीनियर ने क्या बताया? इंजीनियर ने बताया कि फॉल्ट लाइन की वजह से सोने की नस वहीं से सिर्फ 3 फीट दूर है जहां पिछले आदमी ने खुदाई बंद की थी।
सिर्फ 3 फीट। सिर्फ 3 फीट, और हुआ भी वही। उस कबाड़ी वाले ने उस खदान से लाखों डॉलर कमाए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि सफलता अक्सर तब बहुत करीब होती है जब हम हार मानने की सोचते हैं। बिल्कुल, असफलता एक चालबाज है। वो हमें ठीक फिनिशिंग लाइन के पास गिराना पसंद करती है। दृढ़ता का मतलब है उस 3 फीट की दूरी को भी तय करना। और इस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए और अपने एक्शन प्लान को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए दूसरा और शायद सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर आता है, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड की शक्ति। हिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेले बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो मास्टरमाइंड का मतलब क्या सिर्फ नेटवर्किंग या दोस्त बनाना है? इससे कहीं ज्यादा है। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एक समूह जो एक निश्चित लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल यानी हार्मनी के साथ काम करते हैं। हार्मनी, ये शब्द जरूरी है। बहुत ज्यादा। हिल कहते हैं कि जब 2 दिमाग एक साथ सद्भाव में काम करते हैं तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग पैदा होता है। समूह की मिलीजुली ऊर्जा और ज्ञान एक अकेले व्यक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी पूरी दौलत का श्रेय अपने 50 लोगों के मास्टरमाइंड समूह को दिया था। 50 लोगों का समूह। लेकिन इसमें यह भी जरूरी है कि समूह के सभी सदस्यों के बीच पूरा तालमेल हो। अगर ईगो, जलन या असहमति है तो मास्टरमाइंड का सिद्धांत काम नहीं कर सकता। हाँ, और आपको ये भी तय करना होगा कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या देंगे। ये एक 2 तरफा रिश्ता है, एक गिव एंड टेक है। सही बात है। तो अगर हम पूरे सिस्टम को देखें, आपकी ज्वलंत इच्छा आपका डेस्टिनेशन है, आपका एक्शन प्लान आपका नक्शा है, आपकी दृढ़ता आपका ईंधन है, और आपका मास्टरमाइंड समूह वो आपकी गाड़ी है जो आपको तेजी से वहां तक ले जाएगी। ये सभी हिस्से एक साथ काम करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का सार क्या है? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी सीख यही है कि हर उपलब्धि, चाहे वो दौलत हो या कुछ और, एक विचार से शुरू होती है। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। विचार तब हकीकत बनते हैं जब उन्हें एक निश्चित उद्देश्य, दृढ़ता और एक धधकती हुई इच्छा के साथ मिलाया जाता है। तो चलिए आज की बातचीत से कुछ 3-4 मुख्य बातें याद रखने की कोशिश करते हैं। जरूर। पहली, सफलता की शुरुआत एक धुंधली ख्वाहिश से नहीं बल्कि एक क्रिस्टल क्लियर ज्वलंत इच्छा से होती है। आपको ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और उसके बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरा, आपका पहला प्लान शायद ही काम करेगा। इसे असफलता ना माने। असली जादू प्लान बनाने में नहीं बल्कि असफल होने पर उसे बदलने और तब तक लगे रहने की हिम्मत में है। और जैसा इल कहते हैं, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। सही कहा। तीसरा, आप ये अकेले नहीं कर सकते। अपने लक्ष्य के लिए समान सोच वाले लोगों का एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं जो एक दूसरे का समर्थन करें। आपकी सफलता इस पर बहुत निर्भर करती है कि आप अपने आसपास कैसे लोगों को रखते हैं। और आखिरी बात, जो मेरे लिए सबसे जरूरी है, आप अपने विचारों के मालिक हैं और आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है। यह उन लोगों, परिस्थितियों और मौकों को आकर्षित करता है जो आपके सबसे हावी विचारों से मेल खाते हैं। बिल्कुल। इसलिए आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। जैसा कि हिल कहते हैं, ये किताब उन सभी के लिए है जो तैयार हैं। ये न केवल ये बताती है कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि इसे कैसे करना है, और सबसे जरूरी, इसे शुरू करने के लिए जरूरी प्रेरणा भी देती है। और जाते जाते एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि दौलत और गरीबी दोनों ही विचारों की संतान है। अच्छा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में फर्क नहीं करता। वो बस उन आदेशों पर काम करता है जो उसे सबसे ज्यादा भावना के साथ दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि आज हम अपने मन रूपी बगीचे में कौन से बीज बोने का चुनाव कर रहे हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। ऐसे ही और शक्तिशाली किताबों पर गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।